तो पिछले वीडियो में हम प्रकरण 1 प्रथम उत्थान का देख चुके हैं। अब हम देखेंगे प्रकरण 2 गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। इसमें शुक्ल जी ने इतने लेखकों का उल्लेख किया है। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, श्रीनिवास, ठाकुर जगमोहन, बाबू तोताराम, पंडित केशव राम भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, मोहनलाल विश्वनाथ पांड्या, भीमसेन शर्मा, काशीनाथ खत्री, राधा कृष्णदास, कार्तिक प्रसाद खत्री और फ्रेडरिक पिंकार्ट जो इंग्लैंड में थे। बहुत हेल्प किया था, लखनऊ में इनकी मृत्यु हुई थी। पिछले वीडियो में हमने प्रकरण 1 देखा था और एक वीडियो में समाप्त हो गया था, जहाँ से हमने परंपरा का विकास किया था। प्रथम उत्थान प्रकरण 1 प्रवर्तन का सामान्य परिचय था, और ये परंपरा का प्रवर्तन तो है पर प्रकरण 2 है। पिछले वीडियो में हमने सबके बारे में थोड़ा सा परिचय देखा था कि भारतेंदु जी ने किस तरीके से क्या क्या किया और इनके बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे इन लोगों की भाषा कैसी है, इनमें गुण क्या हैं। जैसे भाषा शैली की बात करने के बाद जिंदा दिली या सजीव इनका गुण है। फिर किस तरीके से किसका आविष्कार मतलब चीज़ें हुई। फिर पत्रिकाओं के बारे में देखा। अल्मोड़ा 2026 में पूछा गया था, सदानंद सलवार। हिंदी दीप्ति प्रकाश कार्तिक प्रसाद खत्री का है। सदादर्श लाला श्रीनिवास दास का है। भारत बंधु तोताराम का है। भारत मित्र कलकत्ता में रुद्रदत्त का है। इस तरीके से ये जो भारत मित्र है, छोटूलाल मिश्र प्रारंभ में इसके संपादक थे, तब भारतेंदु जी भीष्मलेख दिया करते थे। नवीन चंद्र का ज्ञान प्रदायनी हमने देखा। देखिए, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री बहुत दुर्लभ करते थे हिंदी दीप्ति प्रकाश के लिए। घर घर जाकर पत्र सुनाता करते थे। इस तरीके से चीज़ें हैं। मित्र विलास में शोक प्रकाश निकला था, गोपीनाथ जी थे। और भारतीय जीवन में इस पत्र का नामकरण भारतेंदु ने किया था, बाबूराम कृष्ण वर्मा थे। तो कुछ कहानियाँ हैं, जैसे खत्री जी का जो है वो हिंदी दीप्ति प्रकाश घर घर सुना कर आते थे। प्रताप नारायण मिश्र जी 8-5 BC जजमान। तो इस तरीके से पत्रिकाओं का जो समय काल था, कह सकते हैं धन का अभाव बहुत ज़्यादा था, तो इस तरीके से चीज़ें थी। चलिए अब आगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो जन्म है काशी के एक संपन्न वैश्य कुल में भाद्र शुक्ल 5 संवत 1907 और मृत्यु 35 वर्ष की अवस्था में माघ कृष्ण 6 संवत 1941 को हुई। संवत 1922 में ये अपने परिवार के साथ जगन्नाथ जी के उस यात्रा में इनका परिचय बंग देश के नवीन साहित्यिक प्रगति से हुआ। उन्होंने बंगला में नए ढंग के सामाजिक, देश देशांतर संबंधी, ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक, उपन्यास आदि देखे। हिंदी में वैसी पुस्तकों का अनुभव किया। संवत 1925 में उन्होंने विद्या सुंदर नाटक बंगला से अनुवाद करके प्रकाशित किया। इस अनुवाद में ही उन्होंने हिंदी गद्य के बहुत ही सुडौल रूप का आभास दिया। हिंदी गद्य के बहुत ही सुडौल रूप का आभास दिया। इसी वर्ष उन्होंने कविवचन सुधा नाम की पत्रिका निकाली, जिसमें पहले पुराने कवियों की कविताएं छापा करती थी। ठीक है। 1930 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली, जिसका नाम 8 संख्याओं के उपरांत हरिश्चंद्र का हो गया। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले से चंद्रिका में प्रकट हुआ। जिस प्यारी हिंदी देश को अपनी विभूति समझा, जिसको जनता ने उत्कंठा पूर्वक दौड़ लगाकर अपना उसका दर्शन इसी पत्रिका में हुआ। भारतेंदु ने नई सुधरी हुई हिंदी का उदय इसी समय से माना। उन्होंने काल चक्र नाम की अपनी एक पुस्तक में नोट किया कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 में। तो काल चक्र में भारतेंदु जी ने नई सुधरी हुई हिंदी का उदय इसी से माना है।
यहाँ पे हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की पत्रिका निकालते हैं, कविचंद सुधा। यहाँ हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहली सी चंद्रिका में निकला, हरिश्चंद्र मैगजीन। उसके उपरांत हरिश्चंद्र का 3 पत्रिका हो गई, जिसमें पुस्तक नोट मिले। इस हरिश्चंद्रीय हिंदी के आविर्भाव के साथ ही नए नए लेखक भी तैयार होने लगे। चंद्रिका में भारतेंदु, हरिश्चंद्रिका की बात हो रही है, मासिक पत्र था। चंद्रिका में भारतेंदु आप तो लिखते ही थे, बहुत से लेखक भी उन्होंने उत्साह दे देकर तैयार कर लिए थे। स्वर्गीय पंडित बद्री नारायण चौधरी बाबू हरिश्चंद्र के संपादन कौशल की बड़ी प्रशंसा किया करते थे। बड़ी तेजी के साथ वे चंद्रिका के लेख और नोट लिखते थे और मैटर को बड़े ढंग से सजाते थे। हिंदी गद्य साहित्य के इस आरंभ काल में ध्यान देने की बात है कि उस समय जो थोड़े से गिनती के लेखक थे, उनमें विदग्धता और मौलिकता थी और उनकी हिंदी होती थी। वे अपनी भाषा की प्रकृति को पहचानते थे। बंगला, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी के अनुवाद का वह तूफान जो 25-30 वर्ष पीछे चला और जिसके कारण हिंदी का स्वरूप ही संकट में पड़ गया था, उस समय नहीं था। उस समय ऐसे लेखक न थे जो बंगला की पदावली और वाक्य ज्यों के त्यों रखते हों या अंग्रेजी वाक्यों और मुहावरों का शब्द प्रति शब्द अनुवाद करके हिंदी लिखने का दावा करते हों। उस समय हिंदी में न दिक दिक अशांति थी, न कांदना, शिहरना और छल छल अश्रुपात, न जीवन होड़ और कवि का संदेश था, न भाग लेना और स्वार्थ लेना। यहाँ ध्यान रखना है, उस समय की हिंदी में न दिक दिक अशांति थी, न कांदना शिहरना, न छल छल अश्रुपात, न जीवन होड़ और कवि का संदेश। ये सच। मैगजीन में प्रकाशित हरिश्चंद्र के 5वें पैगंबर, मुंशी ज्वाला प्रसाद का कलिराज की सभा, बाबू तोताराम का अद्भुत अपूर्व स्वप्न, कार्तिक प्रसाद का रेल का विकट खेल आदि लेख बहुत दिनों लोग बड़े चाव से पढ़ते थे। तो ये रचनाएं याद रखनी है। स्वयं हरिश्चंद्र का 5वें पैगंबर, ज्वाला प्रसाद का कलिराज की सभा, तोताराम का अद्भुत अपूर्व स्वप्न, कार्तिक प्रसाद का रेल का विकट खेल, संवत 1931 में भारतेंदु जी ने स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधनी निकाली थी। तो ये स्त्री शिक्षा के लिए था। इस प्रकार उन्होंने 3 पत्रिकाएं निकाली। इसके पहले ही संवत 1930 में उन्होंने अपना पहला मौलिक नाटक वैद्य की हिंसा न भौतिक का प्राशन लिखा, जिसमें धर्म और उपासना के नाम से समाज में प्रचलित अनेक अनाचारों का जघन्य रूप दिखाते हुए उन्होंने राजा शिव प्रसाद को लक्षित करके खुशामदियों और केवल अपनी मान वृद्धि की फिक्र में रहने वालों पर छींटे छोड़े। तो मतलब जो केवल खुशामदीद करते थे और अपने मान के बारे में सोचते थे, उनके बारे में कुछ कटाक्ष लिखा। तो यहाँ पे उन्होंने चीजें लिखी। भारत के प्रेम में मतवाले, देश हित की चिंता में व्यग्र हरिश्चंद्र जी पर सरकार की कुदृष्टि हो गई। उसके कारण बहुत कुछ राजा साहब ही समझे जाते थे। ठीक है। गद्य रचना के अंतर्गत भारतेंदु का ध्यान पहले नाटकों की ओर ही गया। अपनी नाटक नाम की पुस्तक में उन्होंने लिखा, यहाँ पे नाटक नाम की पुस्तक है, उन्होंने लिखा कि हिंदी में मौलिक नाटक उनके पहले 2 ही लिखे गए। मौलिक नाटक उनके पहले 2 ही लिखे गए थे, महाराज विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन नाटक और बाबू गोपाल चंद्र का नहुष। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये दोनों ब्रज भाषा में थे, आनंद रघुनंदन और नहुष। मतलब उनके पहले मौलिक नाटक 2 ही लिखे गए थे, एक आनंद रघुनंदन जिसके महाराज विश्वनाथ सिंह थे और दूसरा गोपाल चंद्र जिसके गोपाल चंद्र थे नहुष नाटक के। मौलिक नाटक हैं भारतेंदु जी नाटक जो है दे रहे हैं,
वैद की हिंसा हिंसानावती जो इनका पहला मौलिक नाटक है, चंद्रावली, विशस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी, सती प्रताप, ये अधूरा है। अनुवाद में है विद्या सुंदर, इनका पहला अनुवाद नाटक है, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी और हरिश्चंद्र, ये जो है सत्य हरिश्चंद्र मौलिक समझा जाता है, पर हमने एक पुराना बंगला नाटक देखा है जिसका वह अनुवाद कहा जा सकता है सत्य हरिश्चंद्र। कहते हैं कि भारत जननी उनका एक मित्र किया हुआ बंग भाषा में लिखित भारत माता का अनुवाद था, जिससे उन्होंने सुधारते सारा फिर से लिख डाला। तो ये चीज़ थी। हाँ, सबसे ज़्यादा इसमें यहाँ पे याद रखने वाला है जो 5वें पैगंबर है, हरिश्चंद्र में छपा था, प्रकाशित हरिश्चंद्र मैगजीन का 5वें पैगंबर, मुंशी ज्वाला प्रसाद का कलिराज की सभा, तोताराम का अद्भुत अपूर्व, कार्तिक प्रसाद का रेल का विकट खेल। ये जो लेख है ये ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं कि भारतेंदु के नाटकों में सबसे पहले ध्यान इस बात पर जाता है कि उन्होंने जीवन के कई क्षेत्रों से ली। चंद्रावली का प्रेम आदर्श है, नील देवी पंजाब में एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वृत्त लेकर लिखा गया। भारत दुर्दशा जो है देश दशा में बहुत ही मनोरंजक ढंग से लाई गई। विशस्य विषमौषधम देसी रजवाड़ों की कुचक्रपूर्ण परिस्थिति दिखाने के लिए रचा गया। प्रेम योगिनी में भारतेंदु ने वर्तमान पाखंड में धार्मिक और सामाजिक जीवन के बीच अपनी परिस्थिति का चित्रण किया है। प्रेम योगिनी में जो सामाजिक जीवन जैसा है उसकी यही विशेषता है। नील देवी ध्यान रखना कि पंजाब में एक राजा थे, विशस्य विषमौषधम देसी रजवाड़ों की कुचक्रपूर्ण परिस्थिति। नाटकों की रचना शैली में उन्होंने मध्य मार्ग का अवलंबन किया। ना तो बंगला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शैली को एक बार छोड़िए अंग्रेजी नाटकों की नकल पर चले, और ना प्राचीन नाट्यशास्त्र की जटिलता में अपने को फंसाया। मतलब ये उनकी विशेषता है कि किस तरीके से उन्होंने अपने को मध्य मार्ग में रखा। उनके बड़े नाटकों में प्रस्तावना बराबर रहती, पताका, स्थानक आदि का प्रयोग वे कहीं कहीं कर देते थे। ये संस्कृत की चीज़ें थी यहाँ से। यद्यपि सबसे अधिक रचना उन्होंने नाटकों की ही की, पर हिंदी साहित्य के सर्वतोमुखी विकास की ओर वे बराबर तक चित रहे। कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण आदि लिखकर उन्होंने इतिहास रचना का मार्ग दिखाया। अपने पिछले दिनों में वे उपन्यास लिखने की ओर प्रवृत्त हुए थे, पर चल बसे। वे सिद्धवाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। इससे एक ओर तो उनकी लेखनी से श्रृंगार रस के ऐसे रसपूर्ण और मार्मिक कवित्व सवैये निकले कि उनके जीवन काल में ही चारों ओर लोग मुँह से सुनाई पड़ने लगा। दूसरी ओर वे स्वदेश प्रेम से भरी हुई कविताएं चारों ओर देश के मंगल का मंत्र सब फूकने लगी। तो ये उनके बारे में लिखा है कि किस तरीके से अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल पर एक ओर तो वे पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो द्विजदेव थे और वो थे उनकी परंपरा में थे। दूसरी ओर बंग देश के माइकल और हेमचंद की श्रेणी में एक और तो वे राधा कृष्ण की भक्ति में झूमते हुए नई भक्तिमाल माला जो है माला गुत्ते दिखाई देते थे। दूसरी ओर मंदिरों के अधिकारियों के टीकाधारी भक्तों के चरित्र की हंसी उड़ाते और मंदिरों स्थित शिक्षा, समाज सुधार आदि पर व्याख्यान देते पाए जाते थे। प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। साहित्य के एक नवीन युग के आदि में प्रवर्तक के रूप में खड़े होकर उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि नए या बाहरी भावों को पचाकर इस प्रकार मिलाना चाहिए कि वे अपने ही साहित्य का अंग लगें। प्राचीन नवीन के उस संधिकाल में जैसी शीतल कला का संचार अपेक्षित था, वैसी ही शीतल कला के साथ भारतेंदु का उदय हुआ, इसमें संदेह नहीं। हरिश्चंद्र के जीवन काल में ही लेखकों और कवियों का खासा मंडल चारों ओर तैयार हो गया। बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण, तोताराम, ठाकुर जगमोहन लाला, श्रीनिवास दास
बालकृष्ण भट्ट, केशवराम भट्ट, पंडित अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी इत्यादि कई प्रौढ़ और प्रतिभाशाली लेखकों ने हिंदी साहित्य के इस नूतन विकास में योग दिया। भारतेंदु का अस्त संवत 1941 में ही हो गया, पर उनका यह मंडल बहुत दिनों तक साहित्य निर्माण करता रहा। अनेक प्रकार के गद्य, प्रबंध, नाटक, उपन्यास आदि इन लेखकों की लेखनी से निकलते रहे। जो मौलिकता इन लेखकों में थी, वह द्वितीय उत्थान के लेखकों में न दिखाई पड़ी। भारतेंदु जी हमें दो प्रकार की शैलियों भारतेंदु जी में हमें दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार मिलता है। उनकी भावावेश शैली, दूसरी है तथ्य निरूपण की शैली। तो ये जो एक है भावावेश और दूसरी है तथ्य। भारतेंदु जी में हमें दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार मिलता है। भावावेश की भाषा में जो है प्रायः वाक्य छोटे छोटे होते थे, पदावली सरस बोलचाल की होती थी, जिसमें बहुत प्रचलित साधारण फारसी अरबी के शब्द भी कभी कभी आते थे, पर बहुत कम। चंद्रावली नाटिका से उद्धरण दिया है, झूठे झूठे झूठे, झूठे ही नहीं विश्वासघात, क्यों इतना छाती ठोंक और हाथ उठा उठाकर लोगों को विश्वास दिया। आप ही सब मरते, चाहे जहन्नुम में पड़ते, भला क्या काम था कि इतना पछड़ा किया, किसने इस उपद्रव और लाज करने को कहा। कुछ न होता तुम रहते, बस चैन था, केवल आनंद था, फिर क्यों विस्मय संसार किया बखेड़िया। ये मतलब उदाहरण हम छोड़ रहे हैं, देख लीजिए थोड़ा। यहाँ से लाइन देखने के लायक कि हाय एक बार भी मुंह दिखा दिया होता, जैसे तो मतवाले बने क्यों, लड़ लड़ कर सिर फोड़ते, काहे को ऐसे बेशरम मिलेंगे, हुक्मी बेहया हो गया। जैसे बहुत छोटे छोटे कह रहे हैं कि सरस बोलचाल की शैली थी। यहाँ चित्त की किसी स्थायी क्षोभ की व्यंजना है और चिंतन के लिए कुछ अवकाश। वहाँ की भाषा अधिक साधु और गंभीर, वाक्य कुछ बड़े हैं पर अन्वय जटिल नहीं है। प्रेम योगिनी में सूत्रधार के इस भाषा में देखिए, प्रेम योगिनी से उदाहरण दिया है, क्या सारे संसार के लोग सुखी रहें और हम लोगों का परम बंधु, पिता, मित्र, पुत्र सब भावनाओं से भावित, प्रेम की एकमात्र मूर्ति, सौजन्य का एकमात्र पात्र, भारत का एकमात्र हित, हिंदी का एकमात्र जनक, भाषा नाटकों का एकमात्र जीवनदाता, हरिश्चंद्र ही दुखी हो, नेत्र में जल भरकर, हाँ सज्जन शिरोमणि, कुछ चिंता नहीं, तेरा तो बाना है, कितना भी दुख हो सुख ही मनाना। ये जैसे थोड़े लंबे वाक्य और हैं, लेकिन जैसे क्या सारे संसार के लोग सुखी रहें और हम लोगों का परम बंधु, पिता, मित्र, पुत्र सब भावनाओं से भावित। तो देखिए लंबा वाक्य है मगर अन्वय बहुत जटिल नहीं है, बहुत सरस है। तथ्य निरूपण या वस्तु वर्णन के समय कभी कभी उनकी भाषा संस्कृत पदावली का कुछ समावेश अद्वितीय होता था। इसे बढ़ा चढ़ाकर उदाहरण नील देवी के वक्तव्य में मिलता है। नील देवी के उदाहरण देखिए, आज बड़ा दिन है, क्रिस्तान लोगों को इससे बढ़कर कोई आनंद का दिन नहीं, किंतु मुझको आज उल्टा और दुख है। इसका कारण मनुष्य स्वभाव सुलभ ईर्ष्या मात्र है। मैं कोई सिद्ध नहीं कि राग द्वेष से विहीन हूँ। जब मुझे अंग्रेज रमणी लोग मेद शिंक्षित केस राशि कृत्रिम कुंतल जूट मिथ्या रत्न भरण विविध वर्ण वसन से भूषित क्षीण कटिदेश कसे। ये उदाहरण है कुछ। अब देखें, पर भारतेंदु की असली भाषा नहीं, पर यह भारतेंदु की असली भाषा नहीं। उनकी असली भाषा का रूप पहले दो अवतरणों में ही समझना चाहिए। भाषा चाहे जिस ढंग की हो, उनके वाक्यों का अन्वय सरल होता है, उसमें जटिलता नहीं होती। उनके लेखों में भावों की मार्मिकता पाई जाती है, वाग वैचित्र्य व चमत्कार की प्रवृत्ति नहीं। यह स्मरण रखना चाहिए कि अपने समय के सब लेखकों में भारतेंदु की भाषा साफ सुथरी और व्यवस्थित होती थी। मतलब अपने समय के जितने भी लेखक थे, उसमें शब्दों के रूप भी एक प्रणाली पर मिलते हैं और वाक्य भी सुसंबद्ध पाए जाते हैं। प्रेम घन आदि और लेखकों की भाषा में हम क्रमशः उन्नति और सुधार पाते हैं। संवत 1938 की आनंद कादम्बिनी का लेख प्रेम घन के लेखों में स्वागत है का लेख लेकर 10 वर्ष पश्चात किसी लेख में मिलान किया जाए तो बहुत अंतर दिखाई पड़ेगा। भारतेंदु के लेखों में इतना अंतर नहीं पाया जाता। इच्छा किया, आज्ञा किया, व्याकरण विरुद्ध प्रयोग अवश्य कहीं कहीं मिलते हैं। हम देख लेते हैं प्रताप नारायण मिश्र को, ज़्यादा नहीं लिखा है उन्होंने तो। चलिए अब प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, इनका जो है
इनके पिता उन्नाव से आकर कानपुर में बस गए थे, जहाँ प्रताप नारायण जी की जन्म हुई। तो कहाँ जन्म हुआ था? कानपुर में। थोड़ा कभी कभी मिलान के लिए आ जाता है कि कहाँ जन्म हुआ था, तो ये ध्यान रखना है। संवत 1913, मृत्यु 1951 में हुई थी। ये इतने मनमौजी थे कि आधुनिक सभ्यता और शिष्टता की परवाह बहुत ही कम करते थे। तो बहुत ही शिष्ट थे और कभी कभी लावनी बाजों में जाकर शामिल हो जाते, कभी मेलों तमाशों में बंद इक्के पर बैठ जाते। बहुत ज़्यादा ही मनमौजी थे, आधुनिक सभ्यता और शिष्टता की परवाह भी नहीं करते थे। प्रताप नारायण मिश्र यद्यपि लेखन कला में भारतेंदु को ही आदर्श मानते थे, पर उनकी शैली में भारतेंदु की शैली से बहुत कुछ विभिन्नता भी लक्षित होती है। प्रताप नारायण जी में विनोद प्रियता विशेष थी। इससे उनकी वाणी में व्यंग्यपूर्ण वक्रता की मात्रा प्रायः रहती है। इसलिए वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवाड़े ग्राम की कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। पूर्वीपन की परवाह न करके बैसवाड़े की आगे कह रहे हैं कि कैसा ही विषय हो, उसमें विनोद और मनोरंजन की सामग्री ढूंढ ही लेते थे। लेख हर तरह के निकलते थे, देश दशा, समाज सुधार, नागरी हिंदी प्रचार, साधारण मनोरंजन आदि सब विषयों पर मिश्र जी की लेखनी चलती थी। शीर्षकों के जो नाम हैं, नामों से ही विषयों की अनेक रूपता का पता चलेगा। घूरे के लत्ता बीने, कनातन की डाल बांधे, समझदार की मौत। देखिए, मनोयोग, वृद्ध भाव। यद्यपि उनकी प्रवृत्ति हास्य विनोद की ही अधिक रही, पर जब कभी कुछ गंभीर विषय लिखते तो संयत और साधु की भाषा का व्यवहार भी करते थे। दोनों प्रकार की लिखावट का जो है उदाहरण दे रहे हैं। समझदार की मौत का उदाहरण है, सच है सबते भले हैं, मूढ़ जिन्हें न व्यापे जगत गति, मजे से पराई जमा गपक बैठना, खुशामदियों से गप मारना, जो कोई तिथि त्योहार आ पड़े तो गंगा में बदन धोला, गंगा पुत्र को 4 पैसे देकर शेष समेत धर्म मूरत धर्म अवतार का खिताब पाना। ये उनका उदाहरण है। उसके बाद मनोयोग से भी उदाहरण दे रहे हैं। शरीर द्वारा जितने काम लिए जाते हैं उन सब में मन का लगाव अवश्य रहता है। जिसमें मन प्रसन्न रहता है वही उत्तमता के साथ होते हैं। जो उसकी इच्छा के अनुकूल नहीं होते, वास्तव में चाहे अच्छे कार्य हों किंतु भले प्रकार पूर्ण रूप से संपादित नहीं होता। यहाँ इसके बारे में बताया है। उसके बाद कह रहे हैं प्रताप नारायण जी ने फुटकल गद्य प्रबंधों के अतिरिक्त नाटक भी लिखे। तो इनके नाटक जो है हम देख लेते हैं। कलि कौतुक रूपक हमें पाखंडियों और दुराचारियों का चित्र खींचकर उनसे सावधान रहने का संकेत किया है। और संगीत शाकुंतल लावनी के ढंग पर जो है इन्होंने बनाया है। खड़ी बोली पद्यबंध में शकुंतला नाटक है। भारतेंदु के अनुकरण पर मिश्र जी ने भारत दुर्दशा नाम का नाटक भी लिखा था। हठी हमीर रणथंभौर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का वृत्त लेकर लिखा। तो इसका विषय बता रहे हैं हठी हमीर। गो संकट और कलि प्रभाव नाटक के अतिरिक्त जुआरी खुआरी उनका एक प्रहसन भी है। तो ये इतनी चीजें होंगी उनके बारे में। अब हम पढ़ेंगे बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में। इनका जन्म प्रयाग में हुआ था। और परलोकवास संवत 1971 में हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट जी जो थे उनका जन्म जो है संवत 1901 में प्रयाग में, परलोकवास संवत 1971 में हुआ। ये प्रयाग के कायस्थ पाठशाला मतलब कॉलेज में संस्कृत के अध्यापक थे। संवत 1933 में अपना हिंदी प्रदीप गद्य साहित्य का ढर्रा निकालने के लिए निकाला था। ठीक है। सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, नैतिक सब प्रकार के छोटे छोटे गद्य प्रबंध ये अपने पत्र में 30 वर्ष तक निकालते रहे। मिश्र जी के समान भट्ट जी भी स्थान स्थान पर कहावतों का प्रयोग करते थे, पर झुकाव मुहावरों की ओर अधिक रहा। जो इनका झुकाव था, व्यंग और वक्रता पूर्ण लेखों में भी भरी रहती थी। व्यंग और वक्रता उनके लेखों में भरी रहती थी। तो इनके लेखों में ये सारे विशेषताएं हैं। और वाक्य कुछ बड़े बड़े होते थे। ठीक खड़ी बोली के आदर्श का निर्वाह
भट्ट जी ने कभी नहीं किया, मतलब कि केवल खड़ी बोली का आदर्श उन्होंने किया हो। पूर्वी का प्रयोग बराबर मिलता है, जैसे समझा बुझा कर के स्थान पर समझाए बुझाए दिया, ऐसा बोलते हैं ना। वे प्रायः लिख जाते थे। उनके लिखने का ढंग से ये जान पड़ता है कि वे अंग्रेजी पढ़े लिखे नवशिक्षित लोगों को हिंदी की ओर आकर्षित करने के लिए लिख रहे हैं, ऐसा लगता था। यहाँ से हम कह सकते हैं स्थान स्थान पर ब्रैकेट में घिरे एजुकेशन इत्यादि अंग्रेजी शब्द पाए जाते हैं। इसी प्रकार फ़ारसी अरबी के लफ्ज़ ही नहीं, बड़े बड़े फ़िक्रे तक जो है भट्ट जी अपने मौज में आकर रखा करते थे। इस प्रकार उनकी शैली में एक निरालापन झलकता है। तो उनकी शैली में एक निरालापन है, ये हम रख लेते हैं। और प्रताप नारायण के हास्य विनोद से भट्ट जी के हास्य विनोद में यह विशेषता है कि वह कुछ चिड़चिड़ाहट लिए रहता था, क्योंकि व्यंग्य और वक्रतापूर्ण है तो जाहिर सी बात है थोड़े से पद विन्यास भी कभी उसका बहुत ही चोखा और अनूठा होता था। अनेक प्रकार के गद्य प्रबंध भट्ट जी ने लिखे हैं, पर सब छोटे छोटे। वे बराबर कहा करते थे कि न जाने कैसे लोग बड़े बड़े लेख लिख डालते हैं। मुहावरों की सूझ उनकी बहुत अच्छी थी। आँख, कान, नाक आदि शीर्षक देकर उन्होंने कई लेखों में बड़े ढंग के साथ मुहावरों की झड़ी बांध दी। एक बार वे मेरे घर पधारे थे। मेरा छोटा भाई आँखों पर हाथ रखे उन्हें दिखाई पड़ा। उन्होंने पूछा, भैया आँख में क्या हुआ? उत्तर मिला, आँख आई है। ये छट से बोल उठे, भैया यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। अनेक विषयों पर गद्य प्रबंध लिखने के अतिरिक्त हिंदी प्रदीप जो है भट्ट जी संस्कृत साहित्य और संस्कृत के कवियों का परिचय भी अपने पाठकों को समय समय पर कराते थे। तो भट्ट जी के बारे में ये ध्यान रखना है कि वे उनके घर पधारे थे। और जैसे कि निबंध लिखा है उन्होंने, प्रताप नारायण मिश्र जी ने कई सारे, जैसे घूरे के लत्ता बिने, कनातन किराल, समझदार की मौत और मनोयोग, वृद्ध, भौं, ये सब निबंध हैं उनके जिस तरीके से। लेकिन आँख, कान, नाक ये लेख हैं इनके, तो दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, ये ध्यान रखना। एक बार वे मेरे घर पधारे तो ये कहानी मैंने पढ़ ली। हिंदी प्रदीप में संस्कृत साहित्य का परिचय देते थे समय समय पर, ये ध्यान रखना है। और पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया। ये तो अपने बहुत महत्वपूर्ण लाइन है जो कि हमेशा ही पूछे जाते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र को एडिसन कहा और स्टील इनको कहा, क्योंकि ये थोड़े से व्यंग्यात्मक थे, कठोर थे। अब भट्ट जी के लिखावट के 2 नमूने भी हैं, वो देख लेते हैं। कल्पना, यावत मिथ्या और दरोग की किबले गाह, इस कल्पना पिशाचिनी का कहीं और छोर किसी ने पाया है? कल्पना के बारे में लिख रहे हैं। अनुमान करते करते हैरान गौतम से मुनि गौतम हो गए। कणाद तिनका खा खाकर किनका बीनने लगे, पर मन की मन भावनी कन्या कल्पना का पार न पाया। कपिल बेचारे 25 तत्वों की कल्पना करते कपिल अर्थात पीले पड़ गए। व्यास इन तीनों दार्शनिकों की दुर्गति देख मन में सोचा, कौन इस भूतनी के पीछे दौड़ता फिरे? यह संपूर्ण विश्व जिसे हम प्रत्यक्ष देख सुन सकते हैं, सब कल्पना, मिथ्या, नाशवान और क्षणभंगुर है, अतएव हे है। तो आत्मनिर्भरता के बारे में लिखा, इधर 50-60 वर्षों से अंग्रेजी राज्य के अमन चैन का फायदा पाए हमारे देश वाले किसी की भलाई की ओर ना झुके, वरन 10 वर्ष की गुड़ियों का ब्याह कर पहले से डेढ़ी दूनी सृष्टि अलबत्ता बढ़ाने लगे। हमारे देश की जनसंख्या अवश्य घटनी चाहिए। आत्मनिर्भरता में दृढ़ और अपने कुवते बाजू पर भरोसा रखने वाला पुष्ट वीर्य पुष्ट बल भाग्यवान एक संतान अच्छा। कुकर सूकर से निकम्मे, रग रग में दास भाव से पूर्ण, पर भाग्योपजीवी 10 किस काम के।
निबंधों के अतिरिक्त भट्ट जी ने कई छोटे मोटे नाटक भी लिखे हैं जो क्रमशः उनके हिंदी प्रदीप में छपे, जैसे कलराज की सभा। क्या लिखा है? मतलब नाटक लिखा उन्होंने। जैसे कलराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह नाटक, चंद्रसेन नाटक। उन्होंने माइकल मधुसूदन दत्त के पद्मावती और शर्मिष्ठा नामक बंग भाषा के 2 नाटकों का अनुवाद भी किया। पद्मावती और शर्मिष्ठा ये 2 नाटक थे जिनका उन्होंने अनुवाद किया। संवत 1943 में भट्ट जी ने लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना भी और पत्रों में उसकी प्रशंसा ही प्रशंसा देखकर उसी वर्ष उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी ने बहुत ही विस्तृत समालोचना अपनी पत्रिका में निकाली। इस दृष्टि से सम्यक आलोचना का हिंदी में सूत्रपात करने वाले इन्हीं 2 लेखकों को समझना चाहिए। तो ये दोनों लाइन जो है ध्यान रखना है यहाँ से। अब हम पढ़ेंगे पंडित बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन। यहाँ से इम्पोर्टेंट है तो क्या लिखा है यहाँ पे संयोगिता स्वयंवर की जो है सच्ची समालोचना नाम से, और बद्रीनारायण चौधरी। ये कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं यहाँ पे। अब पंडित बद्रीनारायण चौधरी उपाध्याय को देखते हैं। ये चौथे कवि हैं। तो चौधरी जी का जन्म जो है मिर्जापुर में हुआ। ये एक अभिजात होता है और अभिजात्य होता है। अभिजात ब्राह्मण वंश में भाद्र कृष्ण 6 संवत 1912 को, मृत्यु फाल्गुन शुक्ल 14 संवत 1979 को हुई। उनकी हर एक बात से रईसी टपकती थी। मिर्जापुर, देखिए सारे ज़्यादातर जो लेखक हैं वो यूपी के हैं, जैसे प्रयाग से हैं बालकृष्ण भट्ट और चौधरी जी हैं मिर्जापुर से। प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म कानपुर में हुआ है और भारतेंद्र जी का जो जन्म है वो काशी में हुआ है। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। कानपुर, अच्छा उन्नाव से आकर बस गए थे जहाँ इनका जन्म हुआ। तो थोड़ा सा तो ये ध्यान रखना है कि उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी का जो जन्म है वो मिर्जापुर के अभिजात ब्राह्मण वंश में हुआ था। इसमें उनकी हर एक बात से रईसी टपकती थी। बातचीत का ढंग बहुत ही निराला और अनूठा था। कभी कभी बहुत सुंदर वक्रतापूर्ण वाक्य उनके मुंह से निकलते थे और लेखन कला के उनके सिद्धांत के कारण उनके लेखों में यह विशेषता नहीं पाई जाती थी। ये भारतेंद्र के घनिष्ठ मित्रों में थे और वेश भी उन्हीं का सरकते थे। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की शैली सबसे विलक्षण थी। ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे और कभी कभी ऐसे पेचीले जो है मजमून बांधते थे कि पाठक एक एक डेढ़ कॉलम के लंबे वाक्य में उलझा रह जाता था। अनुप्रास और अनूठे पद विन्यास की ओर भी उनका ध्यान रहता था। किसी बात को साधारण ढंग से कहे जाने को वे लिखना नहीं कहते थे। वे कोई लेख लिखकर जब तक कई बार उसका परिष्कार और मार्जन नहीं कर लेते थे तब तक छपने नहीं देते थे। भारतेंदु के वे घनिष्ठ मित्र थे, पर लिखने में उनके उतावलेपन की शिकायत अक्सर किया करते थे। वे कहते थे
कि बाबू हरिश्चंद्र अपनी उमंग में जो कुछ लिख जाते हैं, यदि एक बार और देखकर परिमार्जित कर लिया करते तो और भी सुडौल और सुंदर हो जाता। एक बार उन्होंने मुझसे कांग्रेस के दो दल हो जाने पर एक नाटक लिखने को कहा। मैंने जब लिख कर दिया तब उसके वाक्य को पढ़कर ये कहने लगे, इसे यूं कर दीजिए। दोनों दलों की दलादली में दलपति का विचार भी दलदल में फंसा रहा। भाषा अनुप्रासमयी और चुहचुहाती हुई होने पर भी उनका पद विन्यास व्यर्थ के आडंबर के रूप में नहीं होता था। उनके लेख अर्थगर्भित, सूक्ष्म, विचारपूर्ण होते थे। लखनऊ की उर्दू का जो आदर्श था वही उनकी हिंदी का था। तो यहाँ तक ये एक तो ये याद रखना है इसके लेखों में। और फिर आगे पढ़ लेते हैं। स्वदेशी साहब कई नाटक लिखे। भारत सौभाग्य कांग्रेस के अवसर पर खेले जाने के लिए सन 1888 में लिखा और यह नाटक विलक्षण है। पात्र इतने अधिक और इतने प्रकार के हैं कि अभिनय दुस्साध्य ही समझिए। भाषा भी रंग बिरंगी है। पात्रों के अनुरूप उर्दू, मारवाड़ी, बैसाड़ी, भोजपुरी, पंजाबी, मराठी, बंगाली सब कुछ मिलेगी। नाटक की कथावस्तु है एक बदल हिंदी प्रेरणा से सन 1857 का गदर, अंग्रेजों के अधिकार की पुनः प्रतिष्ठा और नेशनल कांग्रेस की स्थापना। नाटक के आरंभ के दृश्यों में लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का भारत से प्रस्थान, भारतेंदु के पै धन विदेश चली जा अतिख्वारी से अधिक काव्योचित और मार्मिक है। प्रयाग रामागमन नाटक में राम का भरद्वाज आश्रम में पहुंचकर आतिथ्य ग्रहण है। इसमें सीता की भाषा जो है वो ब्रज रखी है। वीरांगना रहस्य महानाटक अथवा वेश्या विनोद महानाटक दुर्व्यसनग्रस्त समाज का चित्र खींचने के लिए उन्होंने 1943 से ही उठाया और थोड़ा थोड़ा करके उस समय अपने आनंद कादम्बिनी में निकालते रहे पर पूरा न कर सके। इसमें जगह जगह श्रृंगार के श्लोक, कविता, सवैये, गजल, शेर इत्यादि रखे गए हैं। विनोदपूर्ण प्रश्न तो अनेक प्रकार के ये अपनी पत्रिका में बराबर निकालते रहे। सच पूछिए तो आनंद कादम्बिनी प्रेमघन जी के अपने ही उमड़ते हुए विचारों और भाव को अंकित करने के लिए निकाली थी और लोगों के लेख उसमें नहीं के बराबर रहा करते थे। इस पर भारतेंदु जी ने एक बार उनसे कहा था, जनाब यह किताब नहीं है जो आप अकेले ही हर काम फरमाया करते हैं, बल्कि अखबार है जिसमें अनेक जनहित लेख होना आवश्यक है और यह भी ज़रूरत नहीं कि सब एक ही तरह के लिखाड़ हों। अपनी पत्रिका में किस शैली की भाषा लेकर चौधरी साहब मैदान में आए, इसे दिखाने के लिए प्रारंभ में संवत 1938 की संख्या का कुछ अंश देते हैं। परिपूर्ण पावस। जैसे किसी देशाधीश के प्राप्त होने से देश का रंग ढंग बदल जाता है, तद्रूप पावस के आगमन से सारे संसार ने भी दूसरा रंग पकड़ा। भूमि हरी भरी होकर नाना प्रकार के घासों से सुशोभित भई, मानो मारे मोद के रोमांच की अवस्था को प्राप्त भई। सुंदर हरित पत्रावलियों से भरित तरुगनों की सुहावनी लताएं लिपट मानो मुग्ध मयंक मुखियों को अपने प्रियतमों के अनुराग आलिंगन की विधियां बतलाती। इससे युक्त पर्वतों के श्रृंगों के नीचे सुंदरी दरी समूह के स्वच्छ श्वेत जल प्रवाह से मानो पारा की धारा बिल्लौर की क्या उदाहरण पढ़ लीजिएगा। कादम्बिनी समाचार तक कभी कभी बड़ी रंगीन भाषा में लिखे जाते थे। 1942 की संख्या का एक स्थानिक संवाद देखिए। दिव्य देवी श्री महारानी बड़ हर लाख झंझट खेल और चिरकाल पर्यंत बड़े बड़े उद्योग और मेल से दुख के दिन सकेल अचल कोट का पहाड़ ढकेल फिर गद्दी पर बैठ गई। ईश्वर का भी क्या खेल है कि कभी तो मनुष्य का दुख की रेल पेल और उसी की दुख की कुलेल है। पीछे जो उनका साप्ताहिक पत्र नागरी नीरद निकला, उसके शीर्षक भी वर्षा के खासे रूपक जैसे हुए, जैसे संपादकीय सम्मति समीर, प्रेरित कलापिक कलरव, हास्य हरितांकुर, वृत्तांत वकुलाकावली, काव्यामृत वर्षा, विज्ञान पनवीर बहुटियां, नियम निर्घोष, ये सारी थी। समालोचना का सूत्रपात हिंदी में
एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया, तो ये ध्यान रखना है। समालोच्य पुस्तकों के विषयों का अच्छी तरह से विवेचन करके उसके गुण दोष के विस्तृत निरूपण की चाल उन्होंने चलाई। बाबू गदाधर सिंह ने वंग विजेता का जो अनुवाद किया था, उसकी आलोचना कादम्बरी में 5 पृष्ठों पर होती है। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की बड़ी विस्तृत और कठोर समालोचना कादम्बरी के 21 पृष्ठों में निकलती है। तो ये लाला श्रीनिवास दास की जो है कादम्बरी के 21 पृष्ठों में निकालते हैं। उसका कुछ अंश भी दिया जाता है, तो हम देख लेते हैं। यद्यपि इस पुस्तक की समालोचना करने से पूर्व इसके समालोचकों की समालोचनाओं, आगे लिखते हैं कि समालोचना करने की आवश्यकता जान पड़ती है, क्योंकि जब हम इस नाटक की समालोचना अपने बहुतेरे सहयोगियों और मित्रों को करते देखते हैं, तो अपनी ओर से जहाँ तक खुशामद और चापलूसी का कोई दर्जा पाते हैं, शेष छोड़ते नहीं दिखाते। नाट्य रचना के बहुतेरे दोष सिंधी प्रदीप की अपनी सच्ची समालोचना में दिखलाए हैं। ये उदाहरण है कुल मिला के सच्ची समालोचना के। संयोगिता स्वयंवर पर जो उन्होंने लिखा। नाटक के प्रबंध में कुछ कहना ही नहीं है। एक गंवार भी जानता होगा कि स्थान परिवर्तन के कारण गर्भांग की आवश्यकता होती है, अर्थात स्थान के बदले में पर्दा बदला जाता है और इसी पर्दे को बदलने को दूसरा गर्भांग मानते हैं। सो आपने एक ही गर्भांग में 3 स्थान बदल डाले। तो लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर की बहुत सारी आलोचना उन्होंने करी है। गर्जे की साफे की कुल स्पीचें मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई हैं। पहले तो मैं यह पूछता हूँ कि विवाह में मुद्रिका परिवर्तन की रीत इस देश की नहीं बल्कि यूरोप की है, और मैंने माना कि आप शकुंतला को दुष्यंत के मुद्रिका देने का प्रमाण देंगे, पर वो तो परिवर्तन न था, किंतु महाराज ने अपना एक स्मारक चिन्ह दिया था। ठीक है, यहाँ तक है। फिर अब लाला श्रीनिवास दास के बारे में देखते हैं। इनके पिता मंगली लाल मथुरा के प्रसिद्ध सेठ लक्ष्मी चंद्र के मुनीम क्या मैनेजर थे, जो दिल्ली में रहा करते थे। वहाँ लाला श्रीनिवास दास का जन्म संवत और 1908 और मृत्यु संवत 1944 में हुई। तो पिता जो है वो इनके प्रसिद्ध थे मथुरा के, वो लक्ष्मीचंद, पर दिल्ली में थे। और लाला श्रीनिवास दास जी का जन्म जो है वो दिल्ली में होता। तो ये 5वें ऐसे कवि हैं जिनका जन्म दिल्ली में हो रहा, बाकी 4 यूपी में हैं, जैसे प्रेमगंज जी मिर्जापुर, प्रताप नारायण जी कानपुर, भारतेंदु काशी और बालकृष्ण भट्ट प्रयाग। भारतेंदु के समसामयिक लेखकों में उनका भी एक विशेष स्थान था। उन्होंने कई नाटक लिखे हैं। प्रहलाद चरित 11 दृश्यों का एक बड़ा नाटक है, पर उसके संवाद आदि रोचक नहीं, भाषा भी अच्छी नहीं। तप्ता संवरण नाटक सन 1874 के हरिश्चंद्र मैगजीन में छपा था। पीछे सन 1883 में पुस्तककार प्रकाशित हुआ। इसमें तप्ता और संवरण की पौराणिक प्रेम कथा है। संवरण ने तप्ता के ध्यान में लीन रहने के कारण गौतम मुनि को प्रणाम नहीं किया। इस पर उन्होंने शाप दिया कि जिसके ध्यान में तुम मग्न हो वह तुम्हें भूल जाए। फिर सदैव होकर शाप का यह परिहार उन्होंने बताया कि अंग स्पर्श होते ही उसे तुम्हारा स्मरण हो जाएगा। क्या मैं बोल, तो इस तरीके से प्रहलाद चरित बहुत ही रोचक नहीं है, लेकिन तब का संवरण नाटक जो है वो ठीक है। अब इसमें तप्ता और संवरण की जो कथा है वो है, संवरण ने तप्ता के ध्यान में ले रहने के कारण गौतम मुनि को प्रणाम नहीं किया। इस पर उन्होंने शाप दे दिया कि तुम जिसके ध्यान में हो वो तुम्हें भूल जाए। फिर परिहार भी बता देते हैं, क्योंकि वो माफ़ी वाफ़ी मांग लेती हैं बहुत ज़्यादा।
के अंग स्पर्श होते हुए तुम्हारा स्मरण हो जाएगा। लाला जी के रणधीर और प्रेम मोहिनी नाटक की उस समय अधिक चर्चा हुई। तो ये पहले यह नाटक संवत 1934 में प्रकाशित हुआ था और इसके साथ ही एक भूमिका थी जिसमें नाटकों के संबंध में कई बातें अंग्रेजी नाटकों पर दृष्टि रखकर लिखी गई थी। यह स्पष्ट जान पड़ता है कि नाटक उन्होंने अंग्रेजी ढंगों पर ही लिखा। ध्यान रखना है, नाटक जो है लाला श्री निवास दास जी ने अंग्रेजी ढंगों पर ही लिखा है। और रणधीर और प्रेम मोहिनी नाम ही रोमियो एंड जूलियट की ओर ध्यान दे जाता है। कथा वस्तु भी इनकी सामान्य प्रथानुसार पौराणिक या ऐतिहासिक न होकर कल्पित है, पर यह वस्तु कल्पना मध्य युग के राजकुमार राजकुमारियों के भीतर हुई है। पाटन का राजकुमार है और सूरत की राजकुमारी। पर दृश्यों में देशानुकाल सामाजिक परिस्थिति का ध्यान नहीं रखा गया है। कुछ दृश्य तो आजकल का समाज सामने लाता है, कुछ मध्य युग का और कुछ उस प्राचीन काल का जब स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी। पात्रों के अनुरूप भाषा रखने के प्रयत्न में मुंशी जी की भाषा इतनी घोर उर्दू कर दी गई है कि केवल हिंदी पढ़े लिखे व्यक्ति एक पंक्ति भी नहीं समझ सकता। केवल हिंदी अगर पढ़ा लिखा है तो वो नहीं समझ सकता। कहाँ स्वयंवर, कहाँ ये मुंशी जी। जैसा ऊपर कहा गया है कि नाटक अंग्रेजी नाटकों के धन पर लिखा गया, जिसमें प्रस्तावना नहीं रखी गई है। दूसरी बात यह कि यह दुखांत है। भारतीय रूपक क्षेत्र में दुखांत नाटकों का प्रचलन नहीं था। इसकी अधिक चर्चा का एक कारण यह भी था कि लाला जी का संयोगिता स्वयंवर नाटक सबसे पीछे का है। यह पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता हरण का प्रचलित प्रवाद लेकर लिखा गया है। लाला श्री निवास दास ने परीक्षा गुरु नाम का एक शिक्षाप्रद उपन्यास भी लिखा। वे खड़ी बोली के बोलचाल के शब्द और मुहावरे अच्छे लाते थे। उपर्युक्त चारों लेखकों में प्रतिभाशालियों का मनमौजीपन था, पर लाला श्री निवास दास व्यवहार में दक्ष और संसार का ऊंचा नीचा समझने वाले पुरुष थे। अतः उनकी भाषा संयत और साफ सुथरी तथा रचना बहुत कुछ सोद्देश्य होती थी। परीक्षा गुरु से कुछ अंश नीचे दिया जाता है। मुझे आपकी यह बात बिल्कुल अनोखी मालूम होती है कि भला परोपकार आदि शुभ कामों का परिणाम कैसे बुरा हो सकता है। पंडित पुरुषोत्तम दास ने कहा, जैसे अन्न प्राणाधार है, परंतु अति भोजन रोग से जो है रोग उत्पन्न होता है। ये परीक्षा गुरु का उदाहरण है। लाला ब्रजकिशोर कहते हैं कि देखिए, परोपकार की इच्छा अत्यंत उपकारी है, परंतु हद से आगे बढ़ने पर वह फिजूल खर्ची समझी जाएगी और अपने कुटुंब परिवार आदि का सुख नष्ट हो जाएगा। जो आलसी अथवा अधर्मियों की सहायता की तो उसे संसार में आलस्य और पाप की वृद्धि होगी। इसी तरह कुपात्र में भक्ति होने से लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। न्यायपरता यद्यपि सब वृत्तियों को समान रखने वाली है, परंतु इसकी अधिकता से भी मनुष्य के स्वभाव में मिलनसारी नहीं रहती, क्षमा नहीं रहती। जब बुद्धिवृत्ति के कारण किसी वस्तु के विचार में मन अत्यंत लग जाएगा तो और जानने लायक पदार्थों की अज्ञानता बनी रहेगी। आनुषंगिक प्रवृत्ति के प्रबल होने से जैसा संग होगा वैसा रंग तो तुरंत लग जाया करेगा। ऊपर के उद्धरण में अंग्रेजी उपन्यासों के ढंग पर भाषण के बीच में या अंत में अमुक ने कहा, अमुक कहने लगे, ध्यान देने योग्य है। खैरियत हुई, इस प्रथा का अनुसरण हिंदी के उपन्यासों में नहीं हुआ। चलिए, ये तो हो गया। अब पढ़ते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह को। ठाकुर जगमोहन सिंह भारतेंदु जी के मित्रों में कई बातों में उन्हीं की सी तबीयत रखने वाले विजय राघवगढ़ मध्य प्रदेश के राजकुमार ठाकुर जगमोहन सिंह जी थे। तो ये एमपी के थे, लाला जी दिल्ली के थे।
तो जन्म सन श्रावण शुक्ल संवत 1914 में और मृत्यु 1956 मार्च सन 1899 में हुई। वे शिक्षा के लिए कुछ दिन काशी में रखे गए थे, जहां उनका भारतेंदु के साथ मेलजोल हुआ, तो ऐसे उनसे मिले। ये संस्कृत साहित्य और अंग्रेजी के अच्छे जानकार तथा हिंदी के प्रेम पथिक कवि और माधुर्यपूर्ण गद्य लेखक थे। प्राचीन संस्कृत साहित्य के अभ्यास और विंध्याटवी के रमणीय प्रदेश में निवास के कारण विविध भावमयी प्रकृति के रूप माधुर्य की जैसी सच्ची परख, जैसी सच्ची अनुभूति उनमें थी, वैसी उस काल में किसी हिंदी कवि या लेखक में नहीं पाई जाती। अब तक जिन लेखकों की चर्चा हुई, उनके हृदय में इस भूखंड की रूप माधुरी के प्रति कोई सच्चा प्रेम संस्कार न था। परंपरा पालन के लिए चाहे प्रकृति का वर्णन उन्होंने किया हो, पर वहां उनका हृदय नहीं मिलता। अपने हृदय पर अंकित भारतीय ग्राम्य जीवन के माधुर्य का जो संस्कार ठाकुर साहब ने अपने श्यामा स्वप्न में व्यक्त किया है, उसकी सरसता निराली है। बाबू हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण आदि कवियों और लेखकों की दृष्टि और हृदय की पहुंच मानव क्षेत्र तक ही थी, प्रकृति के अपार क्षेत्रों तक नहीं। पर ठाकुर जगमोहन सिंह जी ने नर क्षेत्र के सौंदर्य को प्रकृति के और क्षेत्रों के सौंदर्य के मेल में देखा है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के रुचि संस्कार के साथ भारतीय भूमि की प्यारी रूपरेखा को मन में बसाने वाले वे पहले हिंदी लेखक थे। यहाँ पर बस इतना ही कहकर उनके श्यामा स्वप्न का एक दृश्य खंड नीचे देते हैं। तो कुल मिला के हरिश्चंद्र जी, प्रताप नारायण जी, जो उनका जो क्षेत्र था वो मनुष्य तक था, उनके हृदय तक था, पर प्रकृति के जो लेखक थे वो ठाकुर जी ही थे। तो श्यामा स्वप्न का उदाहरण भी दे रहे हैं। नर्मदा के दक्षिण दंडकारण्य का एक जो ये थे वो एमपी के थे, तो वहाँ के उदाहरण थे। या ही मग होय के गए दंड कवन श्री राम, तासों पावन देह या विंध्य टवी ललाम। मैं कहाँ तक इस सुंदर देश का वर्णन करूं, जहाँ के निर्झरी जिसके तीर वानीर से भरे हैं, मदकल कुंजित विहंगमों से शोभित हैं, जिनके मूल से स्वच्छ और शीतल जलधारा बहती है और जिनके किनारे श्याम जम्बू के निकुंज फल भार से नमित जाते हैं, शब्दमान होकर झरती हैं। कुल मिला के प्रकृति का खूब वर्णन किया है। इसी नदी के तीर के अनेक जंगली गांव में बसे हैं। मेरा ग्राम कृष्ट शिष्ट जनों से पूरित है। कुल मिला अच्छी अच्छी बातें। कवियों के पुराने प्यार की बोली में देश की दृश्यवली को सामने रखकर मूक समर्थन तो इन्होंने किया ही है, साथ ही भाव प्रबलता से प्रेरित कल्पना के विप्लव विक्षेप अंकित करने वाली एक प्रकार की प्रलाप शैली भी इन्होंने निकाली। तो एक शैली है प्रलाप शैली जो इन्होंने निकाली, जिसमें रूप विधान, इसमें क्या होता है, प्रलाप में रूप विधान का वैलक्षण्य प्रधान था, ना कि शब्द विधान। क्या अच्छा होता यदि शैली का स्वतंत्र रूप से विकास होता। तब तो बंग साहित्य में प्रचलित इस शैली का शब्द प्रधान रूप, जो हिंदी पर बहुत कुछ काल से चढ़ाई कर रहा है और अब काव्य क्षेत्र का अतिक्रमण कर कभी कभी विषय निरूपक निबंधों तक का अर्थग्रास करने दौड़ता है, शायद जगह न पाता। मतलब ये कि अगर प्रलाप शैली निकाली होती, मतलब विकास हो जाता तो बहुत अच्छा होता, जिसमें रूप विधान का विलक्षण प्रधान था, न कि शब्द विधान का। और बंग साहित्य में जो शब्द प्रधान चल रहा था वो ना आ पाता, ऐसा शुक्ल जी कहना चाह रहे हैं। साथ में कभी पढ़ते हैं बाबू तोताराम। अब बहुत ही छोटा छोटा दिए हैं परिचय सबका। ये जाति के कायस्थ थे। इनका जन्म 1804 में और मृत्यु दिसंबर 1900 में हुई थी, 1902 में। बीए पास करके ये हेडमास्टर हुए, पर अंत में नौकरी छोड़कर अलीगढ़ में प्रेस खोलकर भारत बंद पत्र निकालने लगे। हिंदी का हर एक प्रकार से हित साधन करने के लिए
जब भारतेंदु जी खड़े हुए थे उस समय उनका साथ देने वालों में ये भी थे। इन्होंने भाषा संवर्धिनी नाम की एक सभा भी स्थापित करी और ये हरिश्चंद्रिका में भी लेखक थे। उसमें कीर्त केतु नाम का एक नाटक भी निकाला था। ये जब तक रहे हिंदी के प्रचार और उन्नति में लगे रहे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखकर अपनी सभा के सहायतार्थ अर्पित की थी, जैसे केटो कृतांत नाटक अंग्रेजी का अनुवाद है। स्त्री सुबोधिनी भाषा इनकी साधारण अर्थात विशेषता रहित है। इनकी कीर्ति केतु नाटक का एक भाषण देखिए। या कौन नहीं जानता, परंतु इस संसार के आगे कीर्ति केतु। भारतेंदु के साथ हिंदी की उन्नति में योग देने वालों का जो है अब उल्लेख करते हैं, जो कि कई सारे लोग हैं।